आपसे कहूं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया की तीसरे टी20 की प्लेइंग 11 सामने आ चुकी है, तो शायद आप भी चौंक जाएं। हाँ भाई साहब, वही प्लेइंग 11 जिसमें वो 11 खिलाड़ी होंगे जो आपको तीसरे मुकाबले में मैदान पर खेलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको साफ साफ एक बात बता देना चाहता हूं कि टीम इंडिया ने भले ही पहला और दूसरा मुकाबला काफी आसानी से जीत दर्ज की हो, लेकिन तीसरे मैच में जो बदलाव देखने को मिलेंगे उन्हें देखकर आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां सिर्फ एक दो नहीं बल्कि कई अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अरे किसने कहा था कि दूसरे मुकाबले में जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे? नहीं खेले थे। किसने कहा था कि अक्षर पटेल टीम में नहीं होंगे? नहीं थे। मैंने आपको पिछले वीडियो में पहले ही बताया था और बिल्कुल वही दूसरे मुकाबले में देखने को मिला। अब तीसरे मुकाबले को लेकर भी तस्वीर लगभग साफ होती नजर आ रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भारत बनाम न्यूजीलैंड की यह तीसरी टी20 सीरीज का मुकाबला होगा, जहां अब तक 2 मैच खेले जा चुके हैं और दोनों में टीम इंडिया ने एक तरफा अंदाज में जीत हासिल की है। एक मैच में तो भारत ने 238 रन ठोक दिए थे और दूसरे में 209 रन का लक्ष्य भी बेहद आसानी से चेज कर लिया था। यानी साफ दिख रहा है कि टीम इंडिया कितनी आराम से जीत रही है। और भाई साहब, खुशी की बात तो यह है कि सूर्य कुमार यादव का फॉर्म पूरी तरह वापस आ चुका है। मिठाई बांटने का मन कर रहा है, क्योंकि अब न्यूजीलैंड अगर 250 रन भी बना दे तब भी टीम इंडिया के जीतने के चांस काफी ज्यादा रहेंगे। पहला मुकाबला 21 जनवरी को नागपुर में खेला गया था, जिसे भारत ने जीत लिया। दूसरा मुकाबला 23 जनवरी को रायपुर में हुआ और वहां भी भारत ने बाजी मार ली। अब तीसरा मुकाबला रविवार यानी आज 25 तारीख को खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। हालांकि दर्शक 6 बजे से ही स्टेडियम में एंट्री लेने लगते हैं। ये मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेला जाएगा। अब अगर इस स्टेडियम के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो यहां दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम को ज्यादा फायदा मिलता है। यहां रन काफी बनते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है छोटी बाउंड्री। यहां पर हल्का सा भी शॉट खेला गया तो चौका निकल जाता है। खासकर अभिषेक शर्मा जैसे बल्लेबाजों के लिए यह मैदान काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। जो टीम पहले बल्लेबाजी करेगी वो 190 से ऊपर का स्कोर खड़ा कर सकती है, लेकिन अगर 200 प्लस रन नहीं बने तो जीत की गारंटी नहीं रहती, क्योंकि दूसरी पारी में ड्यू काफी ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से गेंदबाजी करना बेहद मुश्किल हो जाता है और रन चेस करना आसान हो जाता है। अगर गेंदबाजी की बात करें तो यहाँ फास्ट बॉलर्स को ज्यादा मदद मिलती है। बाउंस अच्छा रहता है और गेंद में स्पीड भी नजर आती है। स्पिनर्स के लिए ये विकेट ज्यादा मददगार नहीं रहती और कई बार वो जमकर पिटते हुए भी दिखते हैं। इसी वजह से टीम इंडिया यहां तेज गेंदबाजों को ज्यादा मौका दे सकती है। मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि प्लेइंग 11 को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे। लोग सवाल उठा रहे हैं कि कुलदीप यादव ने अच्छा किया फिर भी उन्हें क्यों बाहर किया जाए। वहीं संजू सैमसन भले ही रन ना बना पाए हों, लेकिन उनका टीम में रहना लगभग तय माना जा रहा है। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव तो लगभग पक्के हैं। सूर्य कुमार यादव कप्तान भी हैं और उनका फॉर्म शानदार चल रहा है। संजू सैमसन भले फ्लॉप रहे हों, लेकिन किसी भी खिलाड़ी को 1-2 मैच के आधार पर बाहर नहीं किया जाता। अभिषेक शर्मा ने पिछले से पहले वाले मुकाबले में टीम को जिताया था और ईशान किशन का भी जबरदस्त कमबैक देखने को मिला है। इन चारों खिलाड़ियों को कोई भी टीम से बाहर करने के बारे में नहीं सोचेगा। इसके बाद हार्दिक पांड्या रहेंगे। उनके साथ ऑलराउंडर की भूमिका में दूसरे खिलाड़ी भी होंगे। शिवम दुबे, रिंकू सिंह और हर्षित राणा को लेकर भी चर्चा चल रही है। अब आप कहोगे कि प्लेइंग 11 तो वही लग रही है, बदलाव कहां है? तो भाई साहब, बदलाव जरूर होंगे। पिछले मुकाबले में कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और एक अन्य स्पिनर खेले थे, लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग हैं। यहां कुलदीप यादव या वरुण चक्रवर्ती में से किसी एक की जगह जसप्रीत बुमराह की एंट्री तय मानी जा रही है। फास्ट बॉलर्स को मिलने वाली मदद को देखते हुए बुमराह को खिलाना लगभग तय है। पिछले मुकाबले में स्पिन को मदद थी, इस वजह से कुलदीप यादव को मौका मिला था, लेकिन तीसरे मुकाबले में कहानी बदल सकती है। इसके अलावा 2 और जगह बदलाव संभव है। एक बदलाव शिवम दुबे को लेकर और दूसरा हर्षित राणा को लेकर हो सकता है कि हर्षित राणा की जगह अक्षर पटेल को मौका दिया जाए ताकि टीम को बैटिंग में भी गहराई मिल सके, क्योंकि अगर पिछले मैच में ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव नहीं चलते तो 209 रन चेस करना आसान नहीं होता। टीम को बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी बैलेंस चाहिए। अगर एक अतिरिक्त फास्ट बॉलर आता है तो किसी स्पिनर को बाहर बैठना पड़ेगा। ऐसे में एक ऐसा ऑलराउंडर जरूरी हो जाता है जो दोनों विभागों में योगदान दे सके। शिवम दुबे की बैटिंग मजबूत है और वो जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी भी कर सकते हैं, इसीलिए उनका टीम में रहना जरूरी माना जा रहा है। लेकिन अंतिम फैसला पूरी तरह टीम मैनेजमेंट और कप्तान के मूड पर निर्भर करेगा। मैं तो कुल मिलाकर
तीसरे मुकाबले में आपको दो बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मैंने आपको पहले ही पिच, स्टेट्स और कंडीशन के बारे में सब कुछ बता दिया है। यहाँ एक 190 से ज्यादा रन बनेंगे और चेज करने वाली टीम के जीतने के चांस ज्यादा रहेंगे। इस पिच पर अब तक ज्यादा मुकाबले नहीं हुए हैं, लेकिन जो भी हुए हैं उनमें तेज गेंदबाजों को खासकर शुरुआती 5 ओवर में काफी सफलता मिली है। पावर प्ले में आप ज्यादातर फास्ट बॉलर्स को ही गेंदबाजी करते हुए देखेंगे। मैंने मुकाबले से जुड़ी हर अहम जानकारी आपको दे दी है। जो कुछ भी बताया है उसे नोट करके रख लीजिए। यही सब आपको मैदान पे देखने को मिलेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप बेझिझक कह देना कि भाई तू गलत निकला।